नमस्कार। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। संवाद में शिबू खान में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पत्रकार की जिन्होंने पत्रकारिता के आयाम बदले हैं। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जो कानपुर महानगर से रहने वाले हैं और पत्रकारिता में सर्वस्व देते हुए युवा पीढ़ी को आज भी वास्तविक पत्रकारिता के मायने बताने का काम कर रहे हैं। पीयूष त्रिपाठी की पत्रकारिता की बात करें तो इन्होंने सन 1980 से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करते नजर आए। आज 2024 में हम पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 50 साल यानी 45 साल होने वाले हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। पीयूष त्रिपाठी ने पत्रकारिता के आयाम को, पत्रकारिता के वास्तविक मायने को और पत्रकारिता करने के ढंग को आज भी अपने चहेतों को, अपने शिष्यों को बताते नजर आते हैं। बताया चले कि पत्रकारिता में पीयूष त्रिपाठी जी ने सर्वप्रथम माया मैगजीन से शुरुआत की, जिसके बाद दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में विचारधाराओं को लेकर के विभिन्न संस्थानों में अपने हुनर का आजमाइश करते हुए अपने जूनियर सहपाठियों को पत्रकारिता की बहुत सारी परिभाषाएं बताई। रमता योगी हिंदी दैनिक में, उसके बाद लोक भारती, दैनिक भास्कर झांसी संस्करण, लोक भारती में फिर से प्रवेश किया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन कार्यक्रम में भी अपना बहुत सारा योगदान दिया। स्वतंत्र लेखन में बहुत सारे अमृत प्रभात, नवजीवन जैसे तमाम बड़े बैनरों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, रविवार जैसी मासिक पत्रिका में, साथ ही शुक्रवार जैसी मासिक पत्रिका में अपने लेखन से लेकर देश प्रदेश समाज की बुराइयों की, वास्तविकताओं की, जमीनी हकीकत से रूबरू कराया है। आज वीटीवी से संवाद में हम बात करेंगे पीयूष त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार है और जानेंगे इनके अनुभवों को। तो सर, सबसे पहले वीटीवी इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज शुरुआत करेंगे, चूंकि पत्रकारिता में एक नायाब हीरा के रूप में आप जाने जाते हैं। पत्रकारिता की आज भी युवाओं में होड़ सी तो लगी रहती है, लेकिन पत्रकारिता की परिभाषा किसी को नहीं मालूम है। तो आपके नजरिए से, आपके अनुभव से क्या है पत्रकारिता? पत्रकारिता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, ना अभी तक तय हो पाया है कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता अगर संवाद संप्रेषण है और कुछ लिखे हुए को कुछ लोगों तक पहुंचाना पत्रकारिता है, तो मेरे हिसाब से अब तक जो कुछ भी लिखा गया है किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में, किसी भी ग्रंथ के रूप में, क्योंकि देखिए दृश्य, श्रव्य और पाठ्य तीन चीजें। दृश्य कभी था, कभी नहीं था, लेकिन पाठ्य जरूर था। पाठ्य और श्रव्य, हमने कहा आपने सुना, हमने लिखा आपने पढ़ा। अगर यही पत्रकारिता है तो फिर सब कुछ पत्रकारिता है, चाहे वो भारतीय ग्रंथ हो, चाहे वो किसी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हो, सब कुछ पत्रकारिता है मेरी नजर। दूसरी बात, हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमें जो कुछ सुनाई दे रहा है, हम जो कुछ समझ पा रहे हैं, इसको दूसरे को प्रेषित कर देना ही पत्रकारिता है। मगर पत्रकारिता की परिभाषा में आते हैं अखबार, जो एक कागज में छपे होते हैं, उसमें रोजमर्रा की खबरें जो हमारी जानकारी में नहीं है, कहीं पर घटना दिल्ली में होती है, हमें अगर जानकारी उसकी मिल जाती है, हम अपने अखबार में उसको प्रकाशित कर देते हैं, वो भी पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता का तो कोई मापदंड नहीं। हिंदुस्तान के संदर्भ में आपको बताऊं या विदेश के संदर्भ में बताऊं, पत्रकारिता का इतिहास, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास सबको मालूम है, अंग्रेजी पत्रकारिता का इतिहास सबको मालूम है, लेकिन संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास लोगों को नहीं मालूम। हमारे चारों वेद पत्रकारिता ही है। 18 पुराण, उपपुराण, सारे शास्त्र, ये सब कुछ पत्रकारिता है। ये जिन्होंने लिखे वो एक्चुअली पत्रकार ही थे, मगर उनको हम लोगों ने क्लासिफाइड कर दिया, उनके क्लास बना दिए। अब आते हैं हिंदी पत्रकारिता में। अब लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन वो तो बने बनाए ढर्रे पे काम कर रहे हैं। जो नवयुवक हैं वो बने बनाए ढर्रे पर काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि पत्रकार को परिभाषित किया गया जो किसी अखबार में काम कर रहा हो, आज की तारीख में किसी चैनल में काम कर रहा हो,
कोई चैनल चला रहा हो, कोई अखबार चला रहा हो, वही पत्रकार माना जा रहा हो। क्या बताऊं मैं पत्रकारिता की? भाई मेरी समझ में तो यही परिभाषा है कि इस देश में किसी भी भाषा में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब का सब पत्रकारिता है। यानी अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो हर कॉमन व्यक्ति एक पत्रकार है। जी हाँ। तो उस लिहाज से एक वर्तमान के एक पत्रकार में और आम आदमी में क्या अंतर है? एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ हाईवे पर, आसपास कोई गांव नहीं, 3 लोग मर गए, 6 लोग घायल हो गए। पत्रकार वहां मौके पर पहुंचता है, सब कुछ साफ हो चुका है, न वहां पर एक्सीडेंट प्रभावित लोग हैं न वो गाड़ियां हैं। वो मौके पर पहुंचता है, एक आदमी बकरी चरा रहा है, वो दूर बैठा हुआ। पत्रकार उनके पास जाता है, पूछता है कि यहाँ पर अभी कुछ हुआ था क्या? तो वो पूरा विवरण बताता है, एक गाड़ी इधर से आ रही थी, एक गाड़ी उधर से आ रही थी, ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तो आपका जो बेसिक न्यूज सोर्स हुआ वो कौन हुआ? वो गंवार आदमी, वो गैर पढ़ा, गंवार नहीं कहूंगा, माफी चाहता हूँ, वो गैर पढ़ा लिखा आदमी जो बकरी चरा रहा है। फिर आप उसमें पत्रकारिता आगे बढ़ाएंगे, फिर आप एसपी का वर्जन लेंगे, फिर आप रोड के बारे में जानेंगे, फिर तमाम चीजें आप जोड़ेंगे, तो आप हुए पत्रकार। लेकिन आपका न्यूज सोर्स कौन होगा? वो जिसको याद थी पूरी घटना जबानी। पहले मुख्य पत्रकारिता होती थी, संदेश जो है वो एक जबान से दूसरे, वो भी मैं पत्रकारिता मानता हूँ उसको। जो जिनको दूत कहा जाता था, अपने शास्त्रों में भी मिलता है, वो सब पत्रकार ही थे। अब आते हैं आज की पत्रकारिता पर, आपका दूसरा सवाल। आज जैसी पत्रकारिता है सबको दिखाई दे रहा है, क्या बताऊं इसके बारे में? प्रशिक्षण का अभाव है और कुछ नहीं। दूसरे, पत्रकारिता रोजी रोटी हमेशा से थी, आजादी के बाद से पत्रकारिता रोजी रोटी का ही एक साधन थी और कुछ नहीं था। जो भी बड़े दिग्गज और नामवर पत्रकार हुए उनका मैं आदर के साथ सम्मान करते हुए, करते सब रोजी रोटी के लिए थे, चाहे वो मैं हूं चाहे मुझसे जो सीनियर हो, वो बड़ा कम पैसा मिलता था लेकिन करते उसके लिए। मगर उन्होंने अपने नार्व से निर्धारित कर रखे थे कि मुझे ये नहीं करना है। पत्रकारिता में अगर ये ना बताया जाए आज किसी को कि क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है यह बताना कि आपको क्या नहीं करना। अगर आज के पत्रकारों को ये बता दिया जाए कि आपको ये नहीं करना है, तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। आज अधिकांश मीडिया हाउसों में देखा गया है कि वो सिर्फ अपने नॉर्म्स बताते हैं, कि अपने रूलिंग्स बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है समाज में, पत्रकारिता की परिभाषा ऐसे नहीं बताई जा रही है। आपने एक बात रखी ना कि प्रशिक्षण का अभाव है, इसको लेकर के आप जैसे लोग या तमाम तरह के मीडिया संगठन क्या पहल? देखिए, सीखना भी नहीं चाहते, काम भी नहीं करना चाहते। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब लोग न सीखना चाहते हैं और ना उनको लगता है कि सीखने की कोई आवश्यकता है। नहीं, पहले छोटे छोटे संस्थान चला करते थे, लोग बना लेते थे पत्रकारिता प्रशिक्षण, डिप्लोमा भी देते थे, रजिस्टर्ड करवा लेते थे। और पहले के जो मीडिया हाउसेज हुआ करते थे वो दरअसल प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे। तो उनका प्रशिक्षण इस बात पर था कि अखबार कैसे बनता है और कैसे यहां से बन करके निकलता है, ये प्रक्रिया वो समझते थे। उसी बीच में वो समझ जाते थे कि क्या पढ़ाना है। पहले अखबार तय करता था कि हमने अपने पाठक को क्या पढ़ाना है। अब फर्क ये आया है कि पाठक तय करता है कि मुझे ये पढ़ना, तो मीडिया हाउस वही पढ़ा रहा। मीडिया हाउस अगर नहीं होंगे तो अखबार निकालेगा कौन? एक दैनिक अखबार निकालने के लिए 10 करोड़ रुपए होने चाहिए बेसिक। तो पैसा जो लगाएगा वो तो फिर अपने, हम तो कर्मचारी हैं, अगर कहीं नौकरी जैसे मैं करता रहा, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, लोक भारती हो, ये पूंजीपतियों द्वारा स्थापित मीडिया केंद्र है। वो हमको एक सैलरी देते थे, हम उनके यहाँ नौकरी करते, जो चाहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी बात है। आज हजारों लोग यूपी में, हजारों लोग बड़े अखबारों में नौकरी कर रहे हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, मगर करेंगे वो वही जो मीडिया हाउस चाहेगा भाई, क्योंकि वो रोजी रोटी है उनकी। बेरोजगारी के इस दौर में लोग एमजे बीजे कर आ रहे हैं, डिग्री वगैरह लेकर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, मगर फील्ड में आकर के उनको कोई बताने वाला नहीं। ये बात सही है। जैसे कि आपने पत्रकारिता की शुरुआत 1980 से की थी और आज तकरीबन 45 साल होने वाले। पहले की पत्रकारिता में ये होता था, अगर जन समाज या किसी समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते थे
लोगों का उत्साह होता था, लोगों का समर्थन होता था, लेकिन आज जनता का ही समर्थन नहीं मिल पा रहा है। नहीं देखिए, ऐसे में पत्रकारिता को कैसे बचाया देखिए जाए? जनता का समर्थन तो पहले भी नहीं मिलता, क्योंकि पत्रकारों ने अपनी जो सीमाएं थी, अपने जो कर्म थे, अपना जो कार्य क्षेत्र था वो स्वयं बनाया। उनको किसी ने बना के नहीं दिया था। नैतिकता का पुट उसमें था। ये बताइए, पहले लिखा जाता था निष्पक्ष एवं निर्भीक, लिखा जाता था ना, ऊपर लिख देते थे, अपने अखबार के ऊपर लिख देते निष्पक्ष एवं निर्भीक दैनिक, निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक। क्या बेसिकली ये बात गलत नहीं है? कोई पत्रकार निष्पक्ष कैसे हो सकता है भाई? उसको तो पीड़ित के पक्ष में खड़ा ही होना पड़ेगा। वो सत्य के पक्ष में ही सही है तो पक्ष में, और निष्पक्ष का मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो। तो ऐसे में तटस्थ तो कहा जा सकता है कि वो कुछ ना बोले, जो देखा उसने एज इट इज उसने प्रेजेंट कर दिया। पहले ये बात नहीं थी। पहले जो गलत बात होती थी, जिसका समाज में गलत हो जाता था मैसेज, उस बात को लोग रोकते थे कि नहीं ये ठीक नहीं। जो बात आज आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि भाई पीड़िता के नाम नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर नहीं होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक था। पहले लोग कोशिश करते थे, लेकिन लोग छाप भी देते थे, क्योंकि कोई सरकारी रेगुलेशन नहीं था। फर्क तो है, बहुत फर्क है। पहले नैतिकता ऊपर रहती थी, लेकिन जिस समाज के लिए पत्रकार लड़ता रहा, उस समाज ने कभी पत्रकार की मदद करना उचित नहीं समझा। आपको आइडिया नहीं, मेरी अपनी जानकारी में वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने ईमान का जीवन जिया, वो कैंसर से पीड़ित होकर के एड़िया रगड़ रगड़ कर मरे। उनके बच्चे दुकानों में काम काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे। हाँ, शान बात जरूर थी। एक बार एक मुख्यमंत्री से पत्रकार मिलने आए हमारे सामने, तो मुख्यमंत्री जी ने बाद में बताया जब वो चले गए कि ये ऐसे पत्रकार हैं कि मैं इनसे कह रहा हूं कि आपकी क्या मदद कर दूं, तो उल्टा ये कहते हैं कि हम आपको तो आशीर्वाद देने आए थे, और इनका बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट में 150 रुपए में पढ़ा रहा है। ये शानबाजी तो थी। अर्थ को लेकर के ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन करते तब भी थे भाई, जीवन यापन तो करना है उनको। मैंने जो मूल बात बताई कि पत्रकारिता जीवन यापन का माध्यम थी, और आज भी है। लेकिन ये भी चीज सही पाई गई कि आज मीडिया हाउस भी बढ़े हुए हैं। जब से सोशल मीडिया का दौर आया तब से ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। लेकिन ये सच्चाई देखी गई है, जो पत्रकार है हम दूसरे की पीड़ा जरूर उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि सबसे बड़ा पीड़ित तो पत्रकार ही होता है। आज की डेट में मीडिया हाउस बिना पैसे के, सिर्फ कमीशन पे, विज्ञापन के, सिर्फ उस पे रख रहे हैं। तो ऐसे में रोजी रोटी पत्रकारों में कैसे चले? नहीं, पहले तो मेरे हिसाब से उन मीडिया हाउसेज की जांच होनी चाहिए जिन्होंने सरकार को 50,000 कॉपी पर डे छापने का लिखित दे करके और रेट निर्धारित करवाए। कॉपी वो 500 छाप रहे हैं, लिखा पढ़ी में देखा जाए तो उनकी कॉपी पर डे 30,000 होनी चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आपने 30,000 कॉपी का दिया हुआ सर्टिफिकेट कि हम पर डे छाप रहे हैं, तो दिखाइए, आप छाप के हमको दिखाइए और भेज के दिखाइए, और उसका पैसा कहाँ है वो दिखाइए। कुछ नहीं है, हमेशा से होता रहा। पहले कागज बेच लेते थे लोग, जब कोटा था एक टाइम कागज का, देसी विदेशी कागज कोटा, तो कोटा बेच लेते थे, 100 कॉपी छाप लेते थे। आज भी वही हो रहा है। कुछ बड़े संस्थानों को छोड़ करके बाकी जितने अखबार चल रहे हैं तो वो कमीशन में ही रखेंगे। अब पत्रकार आवाज अगर उठाता है तो कंपनी से बाहर होता है, कंपनी से बाहर होता है। मेरे ऐसे तमाम जानकार हैं जो घुट घुट के काम कर रहे हैं। उनको, हाँ, जितनी मांग तो उनको करनी चाहिए कि जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितना हमारा श्रम है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो भविष्य का भी करने लगे हैं लोग डालने लगे हैं पैसा उनके अकाउंट में। कुछ अन्य कोष बना रखे हैं, छुट्टियों का व्यवस्थित कर दिया है, महीने में आपको 4 छुट्टी मिलेंगी, इमरजेंसी मिलेगी, कुछ 14 मिलेंगी। प्रोविडेंट फंड की भी व्यवस्था कर रखी है बड़े संस्थानों ने, वो भी जब तमाम सरकारी दबाव हुए तो अब उनका पैसा लगा हुआ है। बड़े अखबारों ने 1000 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और सैलरी पे रखे हुए हैं, तो कम से कम पालन पोषण तो कर ही रहे हैं। ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो पत्रकारिता में चले आ रहे हैं धड़ाधड़,
पत्रकारिता में धड़ाधड़ चले आ रहे हैं, उनको भी सोचना हो। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल से रणभेरी सिंह तैयार है, तैयारियां शुरू हैं, लगभग बड़े बड़े राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं, लेकिन शुरू से लेकर अब तक मेरी जो स्टडी कहती है कि आज तक किसी राजनीतिक दलों ने पत्रकारों के हित में, ना उनके संरक्षण में, ना संवर्धन में, कभी अपने घोषणा पत्र में कभी भी उनके लिए दो लाइन नहीं लिखी गई है। जबकि पत्रकार बिरादरी हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील ब्लॉक में पाया जाता है, एक बड़ी तादाद है, बड़ी जमात है, लेकिन फिर भी इनको कोई तरजीह न दिया जाना। आप किस नजर से देखते हैं? विरोधियों को लोग कितनी तरजीह देते हैं अपने समाज में। जो आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं पत्रकार, आपकी खामियों को जनता के सामने ला रहे हैं, आपकी बदनामी, जिसको आप बदनामी मानते हैं, वो कर रहे हैं, वो आपके लिए क्यों करें? आप तो छाती ठोक करके कहते हैं हम तो व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे, व्यवस्था के खिलाफ लिखेंगे, तो वो क्यों करें आपके लिए? और अगर आप उनसे मदद लेते हैं, अगर आप सरकार से मदद लेते हैं, सरकार से आप तमाम राहत मांग रहे हैं, सरकार से सुविधाएं मांग रहे हैं, तो आप पर ये कलंक नहीं लगेगा कि अरे भाई जिनके पैसे पे पल रहे हो, जिनकी सुविधा साधन पे पल रहे हो, आप अब उन्हीं के खिलाफ लिख रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। नॉर्वे देश की एक केस स्टडी है मेरे पास, हमने केस स्टडी पूरी तरीके से समझा बूझा। उन्हीं के पैसों से एक मैगजीन निकलती है, अगर साल में 12 अंक निकलते हैं तो 9 या 10 मैगजीन में सरकार की व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सीधे तौर से लिखा जाता है, और पोषित भी फंड के माध्यम से सरकारी करती है। क्या ये व्यवस्था हमारे देश में संभव है? नहीं, संभव नहीं। हमारी मानसिकता बहुत अलग है, जैसे हमारी तमाम तरह की मानसिकता। आप हमको ये बताइए, महात्मा गांधी, आदरणीय महात्मा गांधी जी ने अपने अखबार निकाले, बाद में लाला लाजपत राय ने निकाला केसरी अखबार। इन बड़े लोगों ने, जो देश के एकमात्र नेता थे, इनको अपने अखबार निकालने की क्या जरूरत पड़ी? जब इतना मीडिया मौजूद था, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, तो इन्होंने अपने अखबार क्यों निकाले? इस बात का जवाब उनको चाहिए। इसका सीधा अर्थ ये है कि मीडिया से ये संतुष्ट नहीं थे, यानी मीडिया महात्मा गांधी के साथ नहीं था, जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा। अपने यहाँ ये व्यवस्था, अपने समाज की ये मेंटेलिटी नहीं, माइंड सेट नहीं। पत्रकार आज की तारीख में या तो आलोचना का पात्र है, हंसी का पात्र है, और गुस्से का पात्र है। आज कोई भी कहीं भी पत्रकार पर हमला करने के का माइंड सेट बनाए हुए। आपको लगा होगा फील्ड में जब जाते हैं आप, लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा लंबा हो रहा है। अधिकारी सुनाते हैं, एक दूसरे पत्रकार को ही सुनाते हैं। तो मैं वहां पर तैनात था, तो एक बहुत बड़े नाम बताते हैं, दिग्गज पत्रकार थे, लिखना उन्होंने शुरू किया, एक दिन मैंने फिर राइट टाइम कर लिया। उनको गर्व होता है। और इस समाज की मेंटेलिटी ये है कि बड़े को जमीन पर जब आप ले आते हैं तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सरकारें कहां से बन रही? सरकार का अर्थ क्या है? सरकार का अर्थ ये है कि जिसे हमने चुन करके भेजा है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, हम ही ने तो चुना है उसको। सरकार कर सकती है सुरक्षा संरक्षण, और इस वक्त जब पत्रकार सरकार के खिलाफ नहीं है ज्यादातर, तो ज्यादा सुरक्षा संरक्षण करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए रोजी रोटी की तलाश में, जिनके जो कुछ और नहीं कर सकते। हम ये कह करके नहीं बच सकते कि आप गलत कर रहे हैं, आपको पत्रकारिता में नहीं आना चाहिए, तो उपाय बताया जाए, फिर किया क्या जाना चाहिए, क्या करे वो नवयुवक अगर पत्रकारिता में आना चाहिए, उसकी गलती है, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करके आना चाहिए। एक चपरासी का अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी भी योग्यताएं निर्धारित है, ये होना चाहिए। लेकिन पत्रकार की कोई योग्यता नहीं निर्धारित है। आप एक ठो आरएनआई का फार्म भरिए और आप प्रधान संपादक हो जाइए जी। आपसे कोई ये भी नहीं पूछने वाला, आप निकालेंगे कहाँ से, रुपया कहाँ है आपके पास में। हम एक ठो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक पोर्टल शुरू कर देते हैं या वेबसाइट शुरू कर देते हैं। हमसे अरे भाई पीयूष त्रिपाठी से कोई पूछने नहीं आ रहा है कि रुपया कहाँ से आएगा तुम्हारे पास में, कहाँ से कंप्यूटर खरीदोगे तुम, कहाँ से कैमरा खरीदोगे तुम, कहाँ से स्टूडियो बनाओगे तुम, कहाँ से मूवमेंट करोगे तुम। तो जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तब तक लोग ऐसे आते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, होने वाला तो बहरहाल कुछ नहीं। यानी आपका कहना यह है कि पहले भी वही दमन होता रहा, आज भी होता है और होता रहेगा। ऐसे में जो मीडिया संगठन तैयार हो रहे हैं, इनकी क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? इनकी तो व्यक्तिगत है। एक सज्जन आए,
और उन्होंने हमको जो है वो जाने कौन सा संगठन, मुझे तो नाम भी नहीं याद है उसका, ऑल इंडिया वो बना दिया उपाध्यक्ष, फिर वो लौटी की नहीं आए। ये तो गली गली तो संगठन भी खुले हैं ना, पत्रकार संगठनों के नाम पर गली गली संगठन खुले हैं। जो जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन वगैरह बनी थी 1950 के आसपास, वो सब विधिवत थे। लोग चंदा वसूल रहे, बोले 300 रुपए जमा करो, आप हमारे उसके सदस्य बन जाइए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उन संगठनों से हम क्या उम्मीद करें जो खुद फर्जी हैं, जो खुद रुपया कमा रहे हैं पत्रकारों को संगठन का सदस्य बना करके, एक आई कार्ड बनवाने का 500 रुपया ले रहे हैं। तो गली गली में खुले हैं, ये काहे के संगठन है? तो पत्रकारिता को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, चूंकि चुनाव की बात इस समय होना बहुत लाजमी है और बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। 2024 का चुनाव क्या कुछ विशेष खास होने वाला है? क्योंकि भाजपा के लिए बहुत सारी नई चीजें हैं, रामलला का मंदिर स्थापित होना, 5 साल के लिए मुफ्त राशन बढ़ाए जाके दिए जाना, तमाम ऐसी योजनाओं पर फोकस किया गया, क्योंकि संकल्प पत्र भी भाजपा का आ चुका है। तो 2024 के चुनाव को, बीते चुनाव को आप किस नजरिए से? 2014 के चुनाव से आप क्या समझते हैं, किस बेस पर हुआ था? 2014 का चुनाव किस बेस पर हुआ था, जिसमें भाजपा की एनडीए की सरकार बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ तमाम तरह के आरोप थे, जनता तक पहुंचाए गए थे, वो सच थे गलत थे इस बात का जनता ने विश्लेषण नहीं किया। उन्हें एक विकल्प लगा। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है घोषित, लेकिन 80% आबादी हिंदुओं की, वो किसी भी जाति के हो। आप एक तरफा नहीं चल सकते, ना आप हिंदू को लेकर चल सकते हैं, ना आप अन्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर चल सकते हैं, जिसमें 4-5 वर्ग आते हैं अल्पसंख्यक। उसमें केवल मुस्लिम नहीं है अल्पसंख्यक, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी है ना। 2014 का चुनाव भी इसी आधार पर हुआ था कि हमें कांग्रेस से बेहतर विकल्प लाना है, और पब्लिक ले आई। राज्यों में फिर उन्होंने चुना अपने हिसाब से, नगर पालिका में चुना अपने हिसाब से, नगर निगम में चुना अपने हिसाब से, पंचायतों में चुना अपने हिसाब से। 2014 से ये 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। अभी भी कोई विकल्प नहीं जनता के साथ, कोई सशक्त विकल्प दिख ही नहीं रहा है किसी को। वो विचारधारा के विरोधी विचारधारा के आधार पर वोट करेगा, वो अलग बात है। भाजपा से जो लोग सहमत नहीं है वो किसी को भी कर देंगे, लेकिन उनके दिमाग में भी ये बात नहीं है कि ये सरकार बना लेंगे। तो ऐसे में एक तरफा लड़ाई मुझे तो दिख रही। मुझे विपक्ष का, यूपी की बात कर रहा हूं और हिंदी भाषी पट्टी की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए कौन सा दल ऐसा है हिंदी भाषी पट्टी में जो शक्तिशाली दिख रहा हो आपको भाजपा के मुकाबले? कोई नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी यही यूपी तक है, बसपा यही यूपी तक है, आम आदमी पार्टी दिल्ली तक है और पंजाब तक है थोड़ा सा। अब देख लीजिए कि उत्तराखंड में कोई पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा दल नहीं, बिहार में राजद है जो थोड़ा बहुत लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ या जदयू के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो ही चुके हैं, कांग्रेस हार चुकी है, दूसरा कोई दल नहीं मुकाबले। तो भाई चुनाव की जो पोजीशन दिख रही है, तो जनता को कोई विकल्प नहीं दिख रहा इस चुनाव की, मुझे ऐसा लग रहा है। भाजपा का नारा है 400 पार, कहां तक सहमत है, कितना जाएगी? नहीं, 400 पार का तो कोई सवाल नहीं उठता। इतना मुझे लगता है इतनी क्रांति नहीं हो गई है, लेकिन लोग उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं। हम लोग अपने सामान्य जीवन में कहते हैं कि नहीं 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 वो सब पूरा अपना है, वो सब पूरा अपना है, आप निश्चिंत रहो। तो इससे कार्यकर्ताओं को थोड़ा मनोबल बना रहता है। 400 पार हो भी सकता है भाई, क्योंकि ये सिलेक्शन तो है नहीं, ये तो इलेक्शन है। वोट पड़ेगा, जो वोट पड़ेगा वही वोट गिना जाएगा, उसी के आधार पर हार जीत होगी। हम कुछ भी कह दें, भाजपा कुछ भी कह दे, सपा कुछ भी कह दे, अन्य दल कुछ भी दावा कर दे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई दावा नहीं किया, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रत्येक राज्य में मौजूद है और मुख्य विपक्षी दल है वो, जो लड़ाई में कांग्रेस को होना चाहिए। तो कांग्रेस ये तो कह सकती है कि 400 पार नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं कह पा रही है कि इंडी गठबंधन कितनी सीटें पाएगा। उनको भी जोर से कहना चाहिए कि हम 300 पार। ये कांग्रेस की हताशा तो नहीं? बिल्कुल, उनका कोई संगठन नहीं बचा, कहीं पर संगठन नहीं दिख रहा है।
नेता नेता दिख रहे हैं खाली, और नेताओं के वोट से अगर चुनाव होना होगा तो फिर कांग्रेस में नेता तो है। इधर भगदड़ मची, सब छोड़ के आ रहे हैं। देखिए राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है, राजनीति का अपना पूरा समाज बदल चुका है। लास्ट सेंटेंस मेरा ये है, आज से 30 वर्ष 35 वर्ष पहले समाज राजनीति की दिशा शिबू खान तय करता था, आज समाज राजनीति की दिशा नहीं तय करता, आज राजनीति समाज की दिशा तय करती है कि आपको क्या सोचना है। आप हिंदू मुस्लिम सोचेंगे, आप हिंदू सिख सोचेंगे, आप पाकिस्तान बॉर्डर सोचेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि भारत के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस शामिल है। लोग इस बात पर वोट कर रहे हैं कि करेंगे कि यूक्रेन में भारत ने मदद करके बहुत अच्छा किया है। तो भाई समाज अब राजनीति की दिशा नहीं तय कर रहा, अब राजनीति समाज की दिशा तय कर रहा। 10 साल आपने पीएम मोदी जी का भी कार्यकाल देखा और पूर्व पीएम मनमोहन जी का भी कार्यकाल देखा, क्या समानताएं रही हैं, क्या डिफरेंट पाया? नहीं, डिफरेंट तो बहुत कुछ है, डिफरेंट तो बहुत कुछ है। आदमी का जब बढ़ा हुआ उत्साह होता है तो भाजपा एक वो बारात है जो अभी अभी जा रही है टीका दरवाजा के लिए नाचते हुए। इसके बाद जब वो भोजन करके वापस लौटती है तो देखा किसी बाराती को नाचते हुए आपने? कोई बारात अगर दरवाजे से होकर के लौट रही है कार्यक्रम समापन करा करके, तो वो क्या नाच रही है? नहीं नाचती है। भाजपा सरकार अभी नाच रही है क्योंकि अभी वो जा रही है कार्यक्रम की ओर, और कांग्रेस ने शासन किया। तमाम बहुत शायद भाजपा के ही आरोप है और हम लोग देख भी रहे हैं। मैं कहता तो हूं कि कांग्रेस में जो 2G घोटाले का आरोप लगा उसको कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाए? जिस तरीके से आपने राजनीति पर भी बात रखी, पत्रकारिता के उतार चढ़ाव पर भी बात रखी, आज की तारीख में युवाओं का पत्रकारिता की तरफ रुझान बहुत सा बढ़ा हुआ है, बढ़ना भी चाहिए। ऐसे में आप आने वाले नए युवा वर्ग के छात्रों को या मीडिया से लगाव रखने वालों को क्या संदेश देंगे कि किस तरीके की पत्रकारिता में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? सीख करके है, पूरी तरह प्रशिक्षित होकर के। बहुत साधारण भाषा में बात कही गई है। एक्सपीरियंस अलग चीज है। एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब आप काम करेंगे। एक्सपीरियंस और टैलेंट ये दोनों काफी देर बाद आते हैं। आपको अपने टैलेंट के दम पर अगर टिका रहना है तो आपको सीख कर सारी चीजों में परफेक्ट हो जाए। जब आप डिजर्व करते हो तब डिजायर करें, बस कुल इतना कहना है। आए वो खूब आए, कोई मापदंड नहीं, आप आराम से आए लेकिन सीख करके आए, नाक कटाते हुए न घूमें, शर्मिंदा करते हुए न घूमें, वो काम ना करें जिनको लेकर के कि आपकी आलोचना हो। मेरा अपना मानना है कि इस वक्त ये होता देखिए हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कभी पाक बड़ी पवित्र काम रहा हो। इन्वॉल्वमेंट होता रहा है, लोग संसद भी जाते रहे। तब संसद कोई पत्रकार इस वजह से थोड़ी भेज दिया जाता रहा कि वो बहुत योग्य है तो वो जाकर के संसद के माध्यम से सेवा करेगा। उसका उस पार्टी से कोई ना कोई ताल्लुकात रहा हो। मोतीलाल वोरा जी का उदाहरण दे लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे याद है। मोतीलाल वोरा जी पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकारों में माने जाते थे उस वक्त, लेकिन वो कांग्रेस में थे। राजीव शुक्ला समेत बहुत सारे लोग हैं यूपी के बाहर के। तो नई पीढ़ी के लोग आए लेकिन सीख करके आए और परफेक्ट होकर के आए, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में जो भारतीय प्रेस परिषद PCI चल रहा है और मीडिया संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि मीडिया आयोग का गठन किया जाए, इसको कैसे? हाँ, बिल्कुल 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 किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मीडिया आयोग का गठन हो, और मैं तो कहता हूँ हर राज्य में मीडिया आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आ रहे हैं लड़के, वो किसी वजह से आ रहे हैं, कुछ सम्मान के लिए भी आ रहे हैं, कुछ विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आ रहे हैं। जो जब आ ही गए हैं वो, तो अब उनको ठीक से रखना, उस प्रोफेशन में ठीक से रखना, ये काम बड़े लोगों का भी है। जो सीनियर लोग हैं वो उनको बताएं, और आयोग का गठन हो, उनकी पीड़ा भी समझा जाए। उनको हर वक्त हर पत्रकार को चोर ही ना समझा जाए, हर पत्रकार को एक ही नजर से न देखा जाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे सैकड़ों लोगों को कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पत्रकारिता के नॉर्म्स का, पत्रकारिता की जो आचार संहिता है उसका पालन करके रह रहे हैं, तकलीफ भी उठा रहे हैं।
गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद के पत्रकारों के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। 1500 रुपए महीने की पेंशन से कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक भार उनके जीवन का सरकार को, संगठन को और समाज क्यों आगे ना आए भाई, जिसके लिए लोगों ने जान दी है, अपना टाइम बर्बाद किया जिस समाज के लिए। समाज तो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, चंद लोगों के लिए सब थोड़ी खराब है। आयोग का गठन होना चाहिए, पत्रकारों की सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। अगर वो डरते रहेंगे, 24 घंटे गुंडे के तमंचे की नोक पर उनसे लिखवाया जाता रहेगा, तो फिर भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है। तमंचा लगाकर पत्रकारिता नहीं हो सकती। तो तमंचा लगा के पत्रकारिता नहीं हो सकती है। पत्रकारिता तो वास्तव में कलम के बल पे ही होती है। तो संवाद में शिबू खान में ये थे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी विचारधाराओं से बताया कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले साथियों को सोच समझ के विचारधारा के साथ आना चाहिए। पता चले कि इस वक्त रियल मीडिया नेटवर्क का संचालन श्री पीयूष त्रिपाठी जी द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे देश में वर्तमान में इनके माध्यम से एक विदेशी अखबार पेज 3 न्यूज जो विभिन्न देशों में संचालित है, उसका भी यूपी का पूरी कमान इन्हीं के द्वारा संभाली जा रही है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। पीयूष त्रिपाठी जी वास्तव में पत्रकारिता जगत के वो नायाब हीरा कह ले या सितारा कह ले, जो पत्रकारिता में नया आयाम, नई सीख और नई विचारधारा को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। वैसे कभी कभी बहुत सारे साथियों का इनसे मत भिन्न हो जाता है, लेकिन वास्तव में जब हकीकत बात पे समझी जाती है तो आपकी सलाह, आपकी सोच वास्तव में काबिल तारीफ होती है। वीटीवी इंडिया में संवाद में शिबू खान में मिलेंगे अगले शख्सियत से। जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीटीवी इंडिया।